नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्जाम विद शुभराम में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा यूपीएसआई का बैच प्रारंभ हो चुका है और जिसका एक सिलेबस, एक पार्ट वह मूल विधि और संविधान जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं और उसका एक क्लास हमने पिछले दिनों डिस्कस कर दिया है। आज हम उसके मूल विधि और कॉन्स्टिट्यूशन के हम बेसिक कॉन्सेप्ट को बताएंगे, उसको डिस्कस करेंगे। देखते हैं, एक पार्ट है मूल विधि और संविधान। तो पहले हम जान लें कि मूल विधि क्या होता है। मूल, जैसा कि इसके शब्द से ही प्रतीत होता है, इसके शब्द जो हैं यह प्रदर्शित करते हैं कि ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला मूल, दूसरा विधि। मूल का मतलब हो गया बेसिक, दूसरा ये लॉ, अर्थात लॉ के बारे में बेसिक जानकारी रखना ही मूल विधि है। चूंकि इसको रखने के पीछे कारण क्या है, चूंकि आपराधिक मामले जितने भी होते हैं उनकी जो कार्यवाही प्रथम दृष्टया वह पुलिस अधिकारी द्वारा ही चालू की जाती है, पुलिस ऑफिसर द्वारा ही प्रारंभ की जाती है। तो पुलिस ऑफिसर, इसलिए पुलिस ऑफिसर को कानून के बारे में, कानून की सामान्य जानकारी होना जरूरी है। तो इसीलिए लिखा गया है मूल विधि। अर्थात इसको हम यदि संक्षिप्त रूप में समझें तो ऐसी विधि जिसके बारे में जानकारी रखना अपरिहार्य है, वह इसलिए इसको रखा गया मूल विधि। और मूल विधि में कौन कौन से सिलेबस को रखा गया है इसको हमने पिछले क्लास में डिस्कस कर दिया है। और दूसरा चीज होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन, यह है संविधान। अब पहले हम जानते हैं कि संविधान होता क्या है। संविधान किसी भी देश का एक सुप्रीम लॉ होता है, किसी भी देश का सुप्रीम लॉ होता है। अर्थात इसके कहने का मतलब यह है कि कोई भी देश का जो सुप्रीम लॉ वो है वो संविधान। ये जैसे लिखें, कॉन्स्टिट्यूशन इज द किसी भी देश का यह सुप्रीम लॉ होता है। कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी देश का क्या होता है? सुप्रीम लॉ होता है। और इसका मतलब, सुप्रीम लॉ का मतलब हो गया कि कोई भी लॉ यदि बनता है तो इसी के अनुसार बनेगा। इससे यदि या इसके बियॉन्ड, इसके सीमा के बाहर यदि जाता है तो वह अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, वह असंवैधानिक होगा, अवैध होगा। सुप्रीम लॉ का मतलब यही हो गया। और दूसरा चीज कि जितने भी लॉ बनेंगे वह इस कॉन्स्टिट्यूशन के सीमा के अंतर्गत ही रहकर बनते हैं। यदि वह कॉन्स्टिट्यूशन, कोई भी लॉ बनता है, यदि कोई लॉ बनता है तो वह उसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन के परिधि के कसौटी पर कसा जाता है। यदि वह लॉ कॉन्स्टिट्यूशन की सीमा से बाहर जाता है या इसके बियॉन्ड गया तो यह वाइड होगा या अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, असंवैधानिक होगा। इसीलिए कहा जाता है कि यह क्या, किसी भी देश का संविधान जो होता है वह सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड होता है। दूसरा चीज कि कॉन्स्टिट्यूशन यह जो है दो रिलेशन बिटवीन डिफरेंट लेवल ऑफ
गवर्नमेंट्स। यह हमें दो चीजें ये बताता है कि डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट के बीच के संबंध को भी बताता है। जैसे यहां डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट का मतलब हो गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच क्या संबंध होंगे, यह भी हमें बताता है। और तीसरा चीज कि यह रिलेशन बिटवीन गवर्नमेंट एंड पीपुल, यह सरकार और लोगों के बीच के संबंध को भी प्रदर्शित करता है, बताता है। यही कॉन्स्टिट्यूशन के 3 रोल हैं। पहला, कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड, यह किसी देश की एक सुप्रीम लॉ होती है। दूसरा, यह डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट के बीच के संबंध को प्रदर्शित करता है। तीसरा, यह गवर्नमेंट और पीपुल के संबंध, गवर्नमेंट और जनता के, सरकार और जनता के बीच के संबंध को भी बताता है। अब हम देखेंगे कि किस प्रकार से इसको यह संबंध बताता है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच रिलेशन को हमारे संविधान के पार्ट 11 में आर्टिकल 245 से लेकर 263 तक बताया गया है, जिसे हम जब कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ाएंगे, डिस्कस करेंगे तो उसको बताएंगे। अब दूसरा चीज होता है कि पीपुल, गवर्नमेंट और पीपुल, जनता के बीच कैसे संबंध, कैसे स्थापित करता है। देखिए, गवर्नमेंट, हम जानते हैं कि गवर्नमेंट के 3 पार्ट। पहला, विधायिका, लेजिस्लेटिव। दूसरा, न्यायपालिका। जुडिशियरी। तीसरा, कार्यपालिका, जिसे हम कहते हैं एग्जीक्यूटिव। गवर्नमेंट और पीपुल के बीच संबंध, गवर्नमेंट को हम जानते हैं विधायक कि गवर्नमेंट, सरकार के 3 पार्ट। पहला 3 अंग हैं, विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका। विधायिका जो है वह मेक लॉ, यह कानून बनाती है। न्यायपालिका इस कानून का निर्वचन करती है और कार्यपालिका इस कानून को निष्पादित करती है। तो यह इसी प्रकार से सरकार जो है कानून बनाकर जनता के बीच संबंध को स्थापित करती है, न्यायपालिका कानून का निर्वचन करती है और कार्यपालिका जो है वह कानून का निष्पादन करती है। इस प्रकार से यह जनता और सरकार के बीच जो है संबंध इसी प्रकार से बताया गया है हमारे संविधान में। अब ये तो बेसिक चीजें हो गई। अब हम समझ लेते हैं कि कुछ परिभाषाओं को, कुछ डिफिनेशन को, कुछ अर्थ को, कुछ ऐसे देख लीजिए कि लॉ के क्षेत्र में कुछ शब्दों का बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। यदि शब्द के अर्थ आपको क्लियर हैं तो आपको समझ में चीज़ें आ जाएंगी। यदि शब्द के बारे में आप नहीं जानते हैं तो चीज़ें आपको कहीं ना कहीं हमेशा
कचोटेंगी या उस पर आपको सस्पेंस हमेशा रहेगा। इसलिए कुछ शब्दों को हम देखते हैं, जैसे पहला शब्द विधि हमने बताया। विधि का मतलब सेट ऑफ रूल, ये नियमों का संग्रह है। दूसरा देते हैं एक्ट, अधिनियम, जिसे हम कहते हैं एक्ट। ये एक्ट यह क्या है, यही विधि जो है इसी का लिखित रूप होता है एक्ट। विधि का लिखित रूप जो है वही एक्ट होता है। अब क्वेश्चन उठता है कि एक्ट कैसे बनता है, तो हमने पिछले क्लास में बताया था एक्ट कैसे बनता है, आज भी हम डिस्कस कर रहे हैं। जैसे जानते हैं कि हमारा जो कानून बनाने का काम होता है वो संसद का होता है, ठीक, और संसद का होता है। और संसद में 2 सदन होते हैं, एक होता है लोकसभा, एक होती है राज्यसभा। ये जो लोकसभा होती है यह निम्न सदन होती है, यह जो होती है यह उच्च सदन होती है। ये जो राज्यसभा होती है यह कभी भंग नहीं होती है, यह कभी भंग नहीं होती है, लेकिन लोकसभा भंग होती है, यह भंग होती है। कब होती है? 5 सालों के बाद। इसका ड्यूरेशन जो होता है वो 5 साल होता है। लेकिन यह जो है राज्यसभा कभी नहीं भंग नहीं होती है, बल्कि इसके जो 1/3 सदस्य होते हैं वह प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर रिटायर होते रहते हैं। यह तो जब एक्ट बनाने का जो तरीका है वह आप देख लीजिए। पहले जब एक्ट किसी का निर्माण किया जाता तो पहली प्रारंभिक अवस्था होती है उसकी बिल आता है। एक बिल आया, वह लोकसभा में गया, लोकसभा से जब पास हो गया तो वह राज्यसभा में गया, और जब लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा में गया, और राज्यसभा से जब पास हो जाता है तो वह राष्ट्रपति के पास जाता है। जब राष्ट्रपति इस पर अपनी कॉन्सेंट असेंट दे देता है, अनुमति दे देता है, तो वह एक्ट बन जाता है। ठीक है, जब वो एक्ट बन गया तो यह एक्ट बन जाता है। जब यह एक्ट बन जाता है तो जिस दिन इसे नोटिफाइड किया जाता है, ऑफिशियल गजट में जिस दिन नोटिफाइड किया जाता है वह उस दिन से इनफोर्स हो जाता है। इनफोर्स का मतलब हो गया वह उस दिन से लागू हो जाता है। ठीक है, जैसे उदाहरण से समझे, सबसे बर्निंग इशू रहा, हम लोग जानते हैं सबसे बर्निंग इशू सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, ये सबसे बर्निंग इशू रहा। और पहले क्या आया, आप लोग सुने होंगे, पहले आया CAB सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल आया। फिर यह लोकसभा में गया, वहां से पास हुआ, यह राज्यसभा में गया, फिर वहां से भी पास हुआ, और यह फिर प्रेसिडेंट के पास गया। जब यहां से पास हो गया तो यह बन गया CAA, अर्थात सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, यह एक्ट बन गया। अब यह जब यह ऑफिशियल गजट में नोटिफाइड हो जाएगा, अधिसूचित हो जाएगा, तो यह क्या होगा, तब यह कानून बन जाएगा, अर्थात लॉ बन जाएगा। उस दिन से यह लागू हो जाएगा, यह प्रवर्तन में आ जाएगा। अब यह संचालन में हो जाएगा। इसी को कहते हैं। तो कानून बनाने की प्रक्रिया, एक्ट कैसे निर्माण होगा हम देख लिए कि पहले बिल आता है, फिर लोकसभा में जाएगा, फिर बिल पेश हुआ, फिर लोकसभा में, लोकसभा से फिर राज्यसभा,
राज्यसभा से पास हो गया तो प्रेसिडेंट, जब प्रेसिडेंट कंसेंट अपनी एसेंट दे देता है तो वह क्या होता है, एक्ट बन जाता है। जब यह ऑफिशियल गजट में नोटिफाइड हो जाता है तो यह इन्फोर्स हो जाता है, अर्थात यह क्या हो जाता है, कानून बन जाता है। तो यह एक्ट हो गया। तो अब तो समझ में आ गया एक्ट। और उसके साथ साथ तीसरा चीज है रेगुलेशन, नियम, जिसे हम कहते हैं रूल। हमने अभी बताया कि हमारा जो कानून है उसका जो निष्पादन करने का कार्य वह कार्यपालिका के हाथ में है। किसके हाथ में? कार्यपालिका। कार्यपालिका कानून का क्या करती है? निष्पादन करती है। तो कार्यपालिका कैसे निष्पादन करेगी? इस एक्ट का, यह एक्ट बन गया, इसका निष्पादन करने के लिए वह कार्यपालिका क्या करती है? रूल बनाती है, कोई नियम बनाती है या फिर रेगुलेशन बनाती है। और यह जो रूल और रेगुलेशन होते हैं वह जिस एक्ट या जिस प्रावधान का, जिस अधिनियम को लेकर, जिस कानून को लेकर के वो बनाया गया उसकी परिधि में रह करके ही बनाया जाएगा। जैसे यदि CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है और यह हमें इसको लागू कराना है, ठीक है, यह इसको लागू कराना है सरकार को, तो कार्यपालिका क्या करेगी? इस एक्ट के दायरे में रह करके क्या करेगी? रूल और रेगुलेशन को बनाएगी। इसी को हम क्या कहते हैं? रूल और रेगुलेशन। अब तीसरा चीज होता है, एक होता है संहिता, जिसे कहते हैं कोड का मतलब ये हो गया कि जो पहले क्या हुआ करते थे, पहले लॉ नहीं थे, कभी कहीं प्रथाएं थी, कहीं जो है रूढ़ियां थी, तो जगह जगह जितने भी कानून थे सबको कंपाइल करके जब उसे लेखबद्ध कर दिया गया, एक जगह कंपाइल कर दिया गया, उसी को कहा जाता है संहिता। उसी को संहिता कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीजें। और दूसरी चीज एक और आता है, एक होता है अध्यादेश। अध्यादेश क्या होता है? इसे ऑर्डिनेंस कहते हैं। यह ऑर्डिनेंस जो होता है वह विशेष परिस्थितियों में ही जारी किया जाता है। यह भी एक प्रकार का कानून होता है। यह विशेष परिस्थितियों में और विशेष लोगों को ही इसको जारी करने का पावर दिया गया है। ठीक, यह अध्यादेश विशेष परिस्थितियों में जारी किया जाता है और विशेष लोगों को के द्वारा ही जारी किया जाता है। इसलिए जैसे संविधान में यदि हम देखें तो राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने का आर्टिकल 123 में पावर है, और उसके लिए कुछ परिस्थितियां भी हैं जिसको हम जब बताएंगे, डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन को, तो पूरा इसको पूरे डिटेल में हम इसको बताएंगे। दूसरा, इसी प्रकार, ठीक है, इसी प्रकार राज्यपाल को भी पावर है ऑर्डिनेंस जारी करने का कुछ विशेष परिस्थितियों में। तो यह ऑर्डिनेंस हो गया। अब यहां एक चीज हमें इस बात का ध्यान देना है कि हमने कहा कि संविधान, यह जो संविधान होता है वह देश का सुप्रीम लॉ होता है। सुप्रीम लॉ, इसका मतलब कि हमने यह भी बताया कि सुप्रीम लॉ का मतलब यह हो गया कि जितने भी लॉ बनेंगे वह इस संविधान के सीमाओं के अंतर्गत रहते हुए ही बनेंगे। यदि कोई भी लॉ संविधान के किसी भी प्रोविजन या किसी भी आर्टिकल का वायलेशन करता है या उसके सीमा से बाहर चला जाता है, तो वह जो है उसे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर देगी। ठीक है, तो अब यह देखना है कि हमारा जो संविधान बना वह संविधान जब लागू हुआ वह 26 जनवरी
1950 को लागू हुआ। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। लेकिन कुछ लॉ हमारे भारत में प्रचलित ऐसे हैं जो अंग्रेजों के ज़माने से हैं और वह 26 जनवरी 1950 के बहुत पहले के हैं। जैसे हम लोगों को पढ़ना है भारतीय दंड संहिता। भारतीय दंड संहिता यहाँ लिखा है 1860। यह लॉ 1860 का है और हम कह रहे हैं कि कोई भी कानून जो होगा वह संविधान के सीमाओं के अंतर्गत ही रहकर बनेगा, अर्थात वह संविधान के किसी भी प्रोविजन के बाहर, मतलब किसी भी प्रोविजन से का वायलेशन नहीं करेगा, उल्लंघन नहीं करेगा। तो यह अब यह क्वेश्चन यह उठता है कि हमारा संविधान तो 1950 में बना, लेकिन हमारा जो यह भारतीय दंड संहिता है 1860 में। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि संविधान यह कहता है कि कोई भी लॉ, कोई भी कानून यदि बनता है तो वह तभी प्रवर्तन में होगा जब संविधान की कसौटी पर वो कसा गया हो और उसके साथ साथ संविधान उसे रिकॉग्नाइज कर दिया हो। अब तो क्वेश्चन यहाँ कन्फ्लिक्ट हो गया कि जब वो संविधान हमारा 1950 में बना और यह भारतीय दंड संहिता 1860 में है, तो यह कैसे इसके कसौटी पर कसा। तब जब संविधान निर्माता संविधान का निर्माण कर रहे थे तो उन्होंने सोचा कि बहुत से ऐसे कानून हैं जो संविधान के लागू होने के पहले प्रचलित हैं, तब तो क्या उसे पुनः, यदि हम पुनः उसको लागू करते हैं, पुनः उस पर फिर से काम करके उसे बनाते हैं, तो वह जो हो समय लेगा, जिससे क्या होगा, वो तरह तरह की समस्याएं उत्पन्न होंगी। तब उन्होंने, जब संविधान निर्माताओं ने संविधान निर्माण करते समय एक आर्टिकल 372 को रखा। एक आर्टिकल 372 को रखा जिसमें उसने कहा कि ऐसे कानून जो संविधान के लागू होने से पहले भारत में प्रचलित हैं वह क्या होंगे, वह उसी प्रकार चलते रहेंगे जिस प्रकार वह पहले चल रहे थे। ठीक है, यही कारण है कि भारतीय दंड संहिता और जो भारतीय दंड संहिता के सिवाय और अन्य बहुत से लॉ हैं जो संविधान के लागू होने के पहले से ही हमारे देश में प्रचलित हैं और वह चल रहे हैं। तो यही आर्टिकल 372 ही उन्हें रिकॉग्नाइज करता है, अर्थात यही उन्हें मान्यता देता है। यही कारण है कि यह जो है आर्टिकल, यह जो कानून आज भी प्रचलित हैं, आज भी चल रहे हैं। अब विधि जो लॉ है यह दो प्रकार से, दो प्रकार की, पहला होता है सिविल लॉ, दूसरा है क्रिमिनल लॉ। सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ। ये सिविल लॉ है, इसमें जो होता है इसमें केवल क्षतिपूर्ति मिलती है। यह व्यक्ति के विरुद्ध होता है। इसे समझ लीजिए, संक्षेप में चलिए, यह प्राइवेट लॉ, यह व्यक्ति के विरुद्ध होता है। लेकिन ये जो क्रिमिनल लॉ होता है इसमें दंड का प्रावधान है। और यह जो अपराध होता है, यह क्रिमिनल लॉ, यह स्टेट के, राज्य के विरुद्ध होता है। यही कारण है कि इसमें जब भी एक पक्ष होता है, इसमें दोनों पक्ष व्यक्ति हो सकते हैं। सिविल लॉ में दोनों पक्ष व्यक्ति हो सकते हैं। ठीक है, व्यक्ति वर्सेज व्यक्ति हो सकता है, अर्थात
राम वर्सेस श्याम हो सकता है, लेकिन क्रिमिनल लॉ में हमेशा जो होता है एक पक्ष स्टेट होता है। जैसे राम वर्सेस स्टेट हो सकता है, स्टेट वर्सेस रमेश। यह जो अपराध जो होता है वह किसी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं बल्कि समाज के विरुद्ध और राज्य के विरुद्ध होता है। इससे केवल व्यक्ति प्रभावित नहीं होता बल्कि पूरा समाज और राज्य प्रभावित होता है। इसलिए इसमें हमेशा एक पक्ष जो होता है वह राज्य होता है और एक क्रिमिनल लॉ में हमेशा दंड का प्रावधान होता है। लेकिन सिविल लॉ जो होता है यह जो है इसमें दंड का प्रावधान नहीं होता, इसमें क्षतिपूर्ति दी जाती है। क्षतिपूर्ति का मतलब उसकी जो क्षति हुई है, उसकी जो हानि हुई है उसे पैसे के अनुपात में तौला जाता है कि उसे कितने का लगभग कितना का हानि हुई है, उसी के अनुपात में उसे क्षति दी जाती है। यह जो सिविल लॉ होता है। लेकिन क्रिमिनल लॉ जो होता है उसमें दंड का प्रावधान होता है और हमें जो पढ़ना है वह पढ़ना है क्रिमिनल लॉ। और क्रिमिनल लॉ में हमें दो चीजें पढ़नी है। पहला पढ़ना है भारतीय दंड संहिता, दूसरी पढ़नी है दंड प्रक्रिया संहिता। भारतीय दंड संहिता यह 1860 की हम कई बार बता चुके, और यह जो होती है वो 1973 की। यही दोनों चीज़ें, अब सिलेबस हमारा स्टार्ट होता है यही दो चीज़ों से। इसमें हमें पढ़ना है भारतीय दंड संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता, क्रिमिनल लॉ, यही क्रिमिनल लॉ में। अब देखते हैं हम भारतीय दंड संहिता। आज हम केवल भारतीय दंड संहिता के कुछ पार्ट्स को, कुछ केवल उसके ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे। फिर नेक्स्ट क्लास जब हम स्टार्ट करेंगे तो उसमें बताएंगे, पूरे डिटेल में लेकर के चलेंगे। जैसे पहला देखते हैं भारतीय दंड संहिता। यह भारतीय दंड संहिता जो 1860 की है, यह 1800, इसका मतलब समझ लीजिए यह 1860 में बनी, ठीक है। अब होता है कि 1860 में बन गई। इसको बनाने वाला कौन था, तो इसको याद करना है। यह चीजें, यह क्वेश्चन पूछता है, बार बार पूछता है। लॉर्ड मैकाले द्वारा बनाई गई, ये लॉर्ड मैकाले द्वारा बनाई गई, ठीक है। दूसरा यह इन्फोर्स कब हुई, अर्थात इसका प्रवर्तन डेट कब है, यह कब जो है, कब यह सक्रिय हुई, कब प्रवर्तित हुई। तो इसका प्रवर्तन डेट जो है वह 1 जनवरी 1862 है। यह क्वेश्चन पूछता है, बार बार पूछता है कब बनी, 1 जनवरी 1862 को, और किसके द्वारा बनाई गई, लॉर्ड मैकाले द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बचता है कि यह मतलब इसमें कितनी धाराएं हैं, तो इसमें कुल मिलाकर के 511 धाराएं हैं। इसमें 511 धाराएं हैं। भारतीय दंड संहिता, यह जो हमने कल भी बताया था कि यह क्या है, यह सब्सटेंटिव लॉ है। सब्सटेंटिव लॉ का मतलब यह सारभूत अधिनियम है, अर्थात इसमें अपराध को परिभाषित किया गया है। अपराध को परिभाषित किया गया है। अपराध का कहने का मतलब कौन कौन से अपराध होंगे उसको सभी को परिभाषित किया गया है, और उसमें उस अपराध के लिए कितना दंड का प्रावधान है यह सब बताया गया है। क्या भारतीय दंड संहिता यह क्या है, एक सारभूत अधिनियम है। इसमें अपराध को परिभाषित किया गया है और यह साथ साथ यह बताया गया है कि कोई व्यक्ति को जो अपराध करता है उसके लिए कितने दंड का प्रावधान है, यह भी इसमें बताया गया है। और उसके साथ
यह जो है लॉर्ड मैकाले द्वारा बनाई गई। इसका जो इन्फोर्स डेट है वह 1 जनवरी 1862 को हुई, अर्थात यह प्रवर्तन में कब आई? 1 जनवरी 1862 को। इसमें कुल धाराएं कितनी हैं? 511। इसमें हमें जो हमारा सिलेबस है यूपीएसआई का, उसमें पूरे धाराओं को डिस्कस नहीं करना है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट धाराएं हैं, उसको ही हमें केवल बताना है, उसको ही केवल समझाना है। जैसे मानव के विरुद्ध अपराध, ठीक है। दूसरा विवाह के विरुद्ध अपराध, संपत्ति के विरुद्ध अपराध, विवाह के विरुद्ध अपराध, कुछ डिफिनीशन क्लास भी जानना है, और कुछ जैसे दुष्प्रेरण क्या है, इससे भी क्वेश्चन बनता है। अमेंडमेंट जिसे कहते हैं, फिर इसमें हमें राइट टू प्राइवेट डिफेंस भी पढ़ना है, प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार, तो इसके ज़्यादा नहीं लेकिन लगभग ठीक है, हमें 10 से 12 टॉपिक इसमें डिस्कस करनी है। तो जिसको हम जब स्टार्ट करेंगे तो पूरे डिटेल में इसको पढ़ाएंगे। देखिए, यह क्लास जो है केवल और केवल यूपीएसआई बैच के लड़कों के लिए नहीं, यदि कोई भी व्यक्ति जो कानून के बारे में जानकारी रखना चाहता है या जो कोई एलएलबी या एलएलबी में एडमिशन लेना चाहता है, उसके लिए भी यह बहुत इम्पॉर्टेंट है। और वह उसे भी जानकारी रखने के उसको भी इस बारे में जानकारी रखने के लिए यह बहुत ही फायदाप्रद होगा। अब यह तो हो गई आईपीसी की। दूसरा हमारा है सीआरपीसी, जिसे हम कहते हैं दंड प्रक्रिया संहिता। दूसरा है सीआरपीसी, जिसे कहते हैं दंड प्रक्रिया संहिता। दंड प्रक्रिया संहिता यह 1973 की है। इसमें कुल चैप्टर जो हैं वह 37 चैप्टर है, और इसमें कुल सेक्शन जो हैं वह 484, और इसका जो इन्फोर्स डेट है वह 1 अप्रैल 1974 को बनी, 1973 में लागू हुई 1 अप्रैल 1974 को। ये दंड प्रक्रिया संहिता जो है वह कैसे कार्रवाई किया जाएगा, यदि किसी व्यक्ति ने अपराध किया है तो कैसे कार्रवाई किया जाएगा, उसके बारे में दंड प्रक्रिया संहिता में वर्णन किया गया है कि कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। यह बताता है दंड प्रक्रिया संहिता। किसे बिना वारंट का गिरफ्तार किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, किस परिस्थितियों में बिना वारंट के गिरफ्तार किया जाएगा, और कौन व्यक्ति गिरफ्तार करने के लिए अथॉराइज हैं। किसी व्यक्ति को यदि गिरफ्तार किया जाता है, जिस मामले में गिरफ्तार उसका विचारणा कौन सा न्यायालय करेगा,
कौन कौन से दंड न्यायालय हैं, ठीक है, कौन सा अपराध संज्ञेय है, कौन से अपराध असंज्ञेय हैं, कौन से अपराध जमानती हैं, कौन से अपराध अजमानती हैं, कौन से अपराध के लिए केवल और केवल पीड़ित व्यक्ति ही उसकी शिकायत कर सकता है, एफआईआर क्या है, चीज़ों को बताया गया है, जिसे हम अगले क्लास में जब हम इसको लेकर के एक एक एक्ट को लेकर के जब चलेंगे तो हम उसको पूरे डिटेल में पढ़ाएंगे। हम पूरी कोशिश करेंगे कि लगभग पूरे चीज़ों को डील कर दिया जाए, ठीक है, जहाँ से हो सकेगा वहाँ से हम पूरी की पूरी कोशिश करेंगे कि पूरी चीज़ें बता दी जाए। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात, कैसे क्वेश्चन बनते हैं और यूपीएससी में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और क्या क्या क्वेश्चन आने की संभावना है, उस बात को भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।